सर, ये वुमेन रिजर्वेशन बिल के लिए बात जो कर रहे, ये एक्चुअली देश को सरकार बताना चाहते हैं जो अपोजिशन वुमेन का अगेंस्ट में है। ये सच है ही नहीं। हम लोग का रिजर्वेशन बिल ऑलरेडी 2023 में साइन कर दिया था, हम लोग सब एक्सेप्ट कर लिए थे। लेकिन इसका वो हिंदी का गाना याद आ रहा है, चोली के पीछे क्या है, चुन्नी के नीचे क्या है। तो ये एक्चुअली चोली का पीछे मीन्स इस रिजर्वेशन बिल के पीछे डिलिमिटेशन का क्या बात है, क्यों इसको जोड़ दिया है। जो 56 इंच सीना के बात करते हैं उसको क्यों औरत के पीछे छुपना पड़ रहा है इस बिल के अंदर, वो तो नहीं होना चाहिए था ना। आप बताइए, अभी तक सरकार ने कौन सा एथिकली काम किया? डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए जो जो काम करना है सरकार ने कर रहे हैं, अभी तक किया है। आप 543 MP, उसमें 1/3 181, इतना हिम्मत है यहाँ पे जितना एमपीज बैठे हैं उनको पुरुष जितने हैं, आप बोलो उसको छोड़ दो और 181 लड़की को लाए तो सैक्रिफाइस समझ में आएगा। ये सैक्रिफाइस नहीं है, ये औरत को सामने रख के डील कर रहे हैं, इलेक्शन जीतने का फॉर्मूला कर रहे हैं। लेकिन आप, मेरा ये रिक्वेस्ट है सदन से, देश से, नारी शक्ति का बात मत करो। नारी को देवी बनाना, दुर्गा बनाना, काली बनाना मत करो। नारी को इंसान समझो, इंसानियत दिखा, उससे काफी है। इतना ऊपर रखने का कोई जरूरत है नहीं। अगर वही है तो फिर आप ये करो ना, आपका एमपी पुरुष, तो मतलब क्या आप 543 हक आपका रख रहे हो, फिर भी नारी के बात कर रहे हो, फिर भी बोल रहे हो एम्पावरमेंट कर रहे हो। क्या है, आप कौन होते हैं एम्पावर करने के लिए? आपके आधा एमपी तो रेप केस में है, आधा एमपी डाउरी केस में है, आधा एमपी तो इसमें कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा। आपके मुंह से नारी किसी पे आरोप लगाना है तो आपको किसी पे आरोप लगाना तो लिख करके पहले से देंगे। ठीक है सर, जो नाम है वो सिर्फ बता दीजिए लिस्ट पे। आप मुझे बताइए 2047 में क्या विकास होगा, उसका बात अभी आप कर रहे हो। 47 में यहाँ पे आधा लोग जिएंगे नहीं, लेकिन 2011 में जो सेंसस हुआ है उसका काम अभी तक चल रहा है। तो 2047 तो अगला जिंदगी देखेंगे। आप लोग का एक भी काम सही नहीं है, एक भी बात सच नहीं है। आप पॉपुलेशन का हिसाब से करें। मैं भी चाहती हूँ मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में और एक एमपी आए, लड़की आए, उसके साथ काम करेंगे, ये सच है। ममता बनर्जी एक है जो सीएम है, अपने बलबूते पे सीएम बने, कोई दिल्ली का सीएम जैसे बने नहीं। तो वो और 37% ऑलरेडी कोई लॉ का जरूरत नहीं हुआ, कोई अमेंडमेंट का जरूरत नहीं हुआ, कोई बिल का जरूरत नहीं हुआ, फिर भी हम लोग यहाँ पे हैं ममता बनर्जी की वजह से। क्योंकि वो बात नहीं करते, ड्रामा नहीं करते, सिर्फ करके दिखाते हैं, जो बीजेपी वाला नहीं करके दिखाते, सिर्फ इलेक्शन जीतने का तरीका है। लेकिन फिर भी इस टाइम में सब कुछ छोड़ के, वार इतना इम्पोर्टेंट इशू था, तब भी आप ये सेशन नहीं किया इतना इम्पोर्टेंट इशू में, फिर भी अभी किया है। क्यों? क्योंकि डीएमके हम लोग का आसाम को सब आना पड़ेगा, डिस्टर्ब होगा इलेक्शन का। फिर भी मैं यहाँ पे बोलकर जाती हूँ, बीजेपी फिर भी वेस्ट बंगाल में हारेंगे। विपक्ष के कुछ साथियों ने कुछ ऐसे क्रिटिसिज्म्स रखे हैं, कुछ ऐसे कटाक्ष रखे हैं, जिन्हें मैं यहाँ बहुत विनम्रता से उनका जवाब देना चाहूंगी, उन संशयों का। और ये आग्रह करना चाहूंगी कि आपके संशय डिबेट तक सीमित रहे, वोट तक उन पर उनकी परछाई मत पड़ने दीजिएगा। माननीय उपनेता सदन ने कहा कि हम आरक्षण के पक्ष में नहीं हैं। मैं उन्हें याद कराना चाहती हूं कि 40 बरस से इस देश की बेटियां प्रतीक्षा कर रही थी नारी शक्ति अधिनियम लागू हो, महिला आरक्षण लागू हो। ये नरेंद्र मोदी सरकार है जो सर्वसम्मति से इसको पारित कर कानून बना पाई सितंबर 2023 से। तो हमारी नीयत साफ है, हमारी नीति साफ है, ये तो परिलक्षित हमने सितंबर 2023 में ही कर दिया। मैं फिर पूछना चाहती, बार बार विपक्ष के कई साथियों ने कहा, टाइमिंग की बात कही, यहां तक कि माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा जल्दबाजी।
मैं पूछना चाहती हूं कि 40 बरस की डिले के बाद भी आप जल्दबाजी का आरोप किस मुंह से लगा रहे हैं? और रही बात इलेक्शन की, महोदय, जब तक कि एक राष्ट्र एक चुनाव का रिफॉर्म इस देश में लागू नहीं हो जाएगा, हमारी पॉलिटी का नेचर ये है कि यहां तो चुनाव हमेशा रहते हैं। मैं आपको एक व्यक्तिगत अनुभव बताती हूं। मुझे अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए एज अ सांसद। जून में 2 साल में कंप्लीट करूंगी, लेकिन बंगाल का चुनाव 7वां चुनाव है जिसमें योगदान करने का मुझे मौका मिल रहा है। इसलिए चुनाव तो यहां चलते रहेंगे, लेकिन चुनाव बहाना नहीं बन सकता हमारे देश की मातृशक्ति का हक मारने के लिए। अखिलेश जी ने विचार परिवार की भी बात करी। मैं शायद वो इस बात से अवगत नहीं है, क्योंकि मैं भी राष्ट्रीय सेविका समिति की ही एक कार्यकर्ता हूं। पिछले 90 वर्षों से राष्ट्रीय सेविका समिति संघ के साथ कदम से कदम मिलाकर इस देश की सेवा कर रही है। महोदय, एक भय, एक भ्रम बना दिया गया है डीलिमिटेशन को। मैं आपके माध्यम से ये बात स्पष्ट कर दूं हमारे विपक्ष के साथियों को, डीलिमिटेशन यानी परिसीमन भारतीय जनता पार्टी का प्रपंच नहीं है। इट इज नॉट अ कॉन्स्पिरेसी ऑफ द बीजेपी, इट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म। वही कॉन्स्टिट्यूशन, वही संविधान जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया है, उन्हीं के रचित कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये प्रावधान है, ये मैकेनिज्म है जहां पर डीलिमिटेशन अनिवार्य है। पर महोदया, मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहती हूं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करना मंजिल है, परिसीमन केवल और केवल राह है। आप राह और मंजिल में कंफ्यूज मत होइए। प्लीज डू नॉट कंफ्यूज द रोड एंड द डेस्टिनेशन। डीलिमिटेशन इज ओनली द रोड, इट इज नारी शक्ति वंदन अधिनियम, द वुमेन रिजर्वेशन which is the destination, and it is high time that we complete that journey to that destination. एक और बात कही गई, यहां पर बोला गया कि 543 में क्यों नहीं लगा देते, और मैं हैरान हुई जब एक महिला सांसद ने यह कह दिया कि आप परिसीमन करके सीटें बढ़ा रहे हैं, यह तो शोविनिज्म है। शोविनिज्म का आरोप लगाते हुए ये भूल गई कि 543 सीटें पुरुषों का एकाधिकार नहीं है। वो भूल गई कि इन 543 में आज भी 74 पर हम नारी शक्ति का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। महिला सांसद भी है इस सदन में। आप रिजर्वेशन को एब्स्ट्रैक्ट में लागू नहीं कर सकते। आपको रिजर्वेशन को आइडेंटिफाइड कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ही करना पड़ेगा, और इसीलिए परिसीमन आवश्यक है, सीटों की बढ़ोतरी आवश्यक है। कई लोगों ने पूछा कि आप 543 में ही क्यों नहीं लागू कर देते। मैं याद कराना चाहती हूं कि ये जो अभी कॉम्पोजिशन है 543 सीटों की, ये 1971 के बेसिस से, उनके सेंसस के बेसिस पे है। तब भारत की पॉपुलेशन वाज ओनली 51.4 करोड़। आज भारत की पॉपुलेशन 3 दुगनी हो गई है। हम आज 140 करोड़ का देश है। महोदया, ये सदन अनर्थ करेगा अगर महिला सशक्तिकरण की केवल बात करता है और महिला आरक्षण पॉपुलेशन को रिफ्लेक्ट करते हुए इंप्लीमेंट नहीं करेगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए यह अनिवार्य है कि परिसीमन हो और सीटें बढ़ाई जाए।